हेलो एंड वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे काइनेमेटिक 1D मोशन भी कहा जाता है। इसके नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन को स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में अगर आपने हमारे लेक्चर्स पढ़े होंगे, उनको देखा होगा, तो हम जनरली जो टॉपिक्स कवर करते हैं वो टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है? ग्राफ पढ़ते हैं, फिर जाके एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब के फॉर्मूले और इनसे रिलेटेड ग्राफ। याद रखना कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को हम ग्राफ से ही सॉल्व कर पाते हैं, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, हम जानते हैं न्यूटन ने 3 इक्वेशन दिए थे मोशन के। उन तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली ड्राइव करते हैं, वो तीनों इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक हम समझते हैं जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ते हैं अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी एंड जिसमें हम समझते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हो या फिर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हो एंड एक ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जर्वर को देखता है तो उसको उसकी वेलोसिटी क्या लगती है। इसके लिए हम जनरली दो ट्रेन का एग्जांपल देते हैं कि दो ट्रेन पैरेलली चल रही है या फिर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर एक ट्रेन में कोई इंसान बैठा है तो उसे दूसरे ट्रेन में बैठे हुए इंसान की वेलोसिटी कैसी फील हो रही होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ते हैं। नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से आते हैं एंड इन दोनों टॉपिक पे अच्छे होल्ड के लिए हमें डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, एंड इस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मैंने मैथमेटिकल मेथड्स टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आई होप आपने लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, हमारी जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये 4 टॉपिक नीट में आते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। अब हम देखते हैं कि इन टॉपिक से इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कौन-कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, और ये वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होता है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 एवरेज वेलोसिटी के, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है, जहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है। एंड इस पूरी की पूरी इक्वेशन को dx बाई डी टी भी लिखते हैं, और ये dx बाई डी टी शो कर रहा होता है स्लोप। ओके, एक्स और टी कर्व के बीच में जो स्लोप होता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे जो स्लोप हमें मिलता है वही होता है dx बाय dt। तो हमने जब हमारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो उसमें हमने समझा था कि वेलोसिटी स्लोप होता है एक्स एंड टी कर्व का। वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए तो एक्स उसका एरिया होता है, बिकॉज dx किसके इक्वल हो गया, v dt के इक्वल हो गया। और अगर इंटीग्रेट करें हम बोथ साइड तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो वेलोसिटी टाइम कर्व, अगर कोई वेलोसिटी टाइम कर्व है हमारे पास, सो dx बाई dt हमें एरिया देता है, ये एरिया हमारे x के इक्वल होता है। तो ये सब चीज हमने फॉर्मूलेज में पढ़े थे, चैप्टर के लेक्चर्स में पढ़े थे कि वेलोसिटी क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है।
इस चैप्टर के लिए ग्राफ्स बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट फ़ॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड फ़ॉर्मूला है हमारा एक्सेलरेशन का, एंड एक्सेलरेशन ओनली 4 टॉपिक ही आते हैं ये चैप्टर में। येस, ओनली यही 4 टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। ओके, यही चारों के चारों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बिकॉज़ जो नीट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास बायोलॉजी नहीं होती है, तो जो टीचर पेपर सेट करता है वो आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में आपके साथ ट्रिक खेल सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा नीट में, अगर हम खाली नीट की बात करें, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। एंड अभी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जो इक्वेशन है काइनेमैटिक्स की, उससे बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आ रखे हैं, बिकॉज़ वो बहुत ईज़ी टॉपिक है। हमारे पास 3 डायरेक्ट फ़ॉर्मूला है, उनको अलग-अलग वेज़ में लगाना होता है। उन तीनों फ़ॉर्मूले से जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो होता है मोशन इन अ प्लेन। तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से येस, इन्हीं 4 टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, dv/dt होता है। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन का स्लोप देता है, एंड अगर dt को दूसरी साइड लेके जाएँ, dv इक्वल्स टू a dt हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड dv इक्वल हो जाएगा a dt के। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें एरिया देता है, एंड वो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें वेलोसिटी देता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एक्सेलरेशन का हमें फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा यूज़्ड फ़ॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा इसी फ़ॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। एवरेज वेलोसिटी, या फिर इसको स्पीड भी बोले, या फिर एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है इस चैप्टर का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फ़ॉर्मूले से आते हैं। ओके? इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एबी। रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है? वो दोनों किसी न किसी वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं। एक चल रहा है वी ए वेलोसिटी से और एक वी बी वेलोसिटी से, ओके? तो अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, अगर कोई इंसान मान लो ए में बैठा हुआ है एंड वो बी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एंड हमें कहा गया कि ए को बी की वेलोसिटी क्या कैसी दिख रही होगी? तो रिलेटिव वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ओके? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला है। हेलो योगेश, गुड आफ्टरनून। ये 4 फ़ॉर्मूले हैं, इन चारों फ़ॉर्मूले पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। तो हमने इतना बड़ा चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को 4 फ़ॉर्मूलेज़ पे ले आए हैं, एंड यही 4 फ़ॉर्मूले को आपके बारे में, अगर आपने इन चारों फ़ॉर्मूलेज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, इन फ़ॉर्मूले से रिलेटेड हर एक चीज़ को समझ लिया, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएँगे, एंड जनरली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। हम इतने क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएँगे, अगर हमने बस ये 4 फ़ॉर्मूलेज़ ही देख लिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे चलते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ठीक है? कोई x डिस्टेंस तक चलता है। एक पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एंड ये पर्सन की वेलोसिटी है v1, एंड ये कोई x डिस्टेंस कवर करता है, ओके? ये टोटल डिस्टेंस है x,
फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब क्या कर रहा है ये इंसान, सेम x डिस्टेंस कवर करता है बट इस टाइम इसकी वेलोसिटी होती है v2। तो हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। अभी हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो ये वी एवरेज का फॉर्मूला है और ये डायग्राम से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेटअप हो जा रहा है कि एक इंसान है जिसने एक्स डिस्टेंस कवर किया v1 वेलोसिटी के साथ, देन सेकंड एक्स डिस्टेंस उसने कवर किया v2 वेलोसिटी के साथ। हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिखानी है। द एवरेज वेलोसिटी v, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को v लिखा है, तो एवरेज वेलोसिटी v का रिलेशन v1 एंड v2 के साथ हमें सॉल्व करना है एंड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो इस क्वेश्चन में इस सेटअप के हिसाब से टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, आधी डिस्टेंस x है एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस भी x है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, योगेश आप कह रहे हो कि डी ऑप्शन करेक्ट है या ए ऑप्शन, आपको ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ओके, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। आपको ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। सो टोटल डिस्टेंस है हमारा x प्लस x विच इज 2x। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2x है, तो हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया 2x। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, t1 टाइम मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से चलने का एंड t2 टाइम कंसीडर कर लेते हैं v2 वेलोसिटी से चलने का एंड t1 टाइम v1 वेलोसिटी के साथ चलने का। टोटल टाइम टोटल टाइम जो होगा दैट विल बी t1 प्लस t2, करेक्ट। t1 एंड t2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, t1 एंड t2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है? हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पीड होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पहले हाफ के लिए x है, स्पीड हमारा v1 है, टाइम हमने कंसीडर कर रखा है t1, सो t1 विल बी इक्वल टू x अपॉन v1। सिमिलरली t2 कैलकुलेट करो एंड टोटल टाइम t विल बी t1 प्लस t2, दोनों को हम ऐड करके टोटल टाइम फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। सो योगेश इस चीज को फिर से ट्राई करो बिकॉज करेक्ट आंसर जो आने वाला है दैट विल बी बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। आई गेस आपने टोटल डिस्टेंस में मिस्टेक कर दी है बिकॉज टोटल डिस्टेंस 2x के इक्वल है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि टोटल डिस्टेंस 2x है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल टाइम फाइंड आउट करेंगे। t1 मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कि t1 इज x अपॉन v1 एंड t2 विल बी x अपॉन v2, सेम कॉन्सेप्ट से। तो हमारे पास टोटल टाइम t निकल के आ गया है x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, करेक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है? टोटल डिस्टेंस हमारा 2x है एंड टोटल टाइम है हमारा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब हमें सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है एंड फॉर्मूला हमारा क्या है, v एवरेज का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 2x
टोटल टाइम इज x/v1 प्लस x/v2। क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन बचा, एंड रिलेशन इज v/2 1/v1 प्लस 1/v2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2 को डिनोमिनेटर पे लाते हैं। सो v/2 इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। एंड अब क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल करते ही 2/v इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। ओके, सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। 2/v इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। ये अच्छा क्वेश्चन था, बट आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार रिपीट करेंगे। तो अगर आपने ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी टाइप का एक और क्वेश्चन इस बार के पेपर में आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी आप और देखोगे कि बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर इज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन अ टाइम t1। ओके, प्रीति मेट्रो स्टेशन तक पहुंची एंड उसने देखा कि एक्सेलरेटर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसने रुके हुए एक्सेलरेटर पे चली एंड उसने जाना कि उसको वो एक्सेलरेटर पे ऊपर चढ़ने पे टाइम लग रहा है t1। किसी दूसरे दिन, इफ शी रिमेन्ड स्टेशनरी ऑन मूविंग एक्सेलरेटर देन द एक्सेलरेटर टेक अप टाइम t2। अगर वो एक्सेलरेटर पे रुकी रहती है एंड एक्सेलरेटर चल रहा होता है, तब उसको टाइम लगता है t2। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर विल बी। अब कितना टाइम लगेगा उसको मूविंग एक्सेलरेटर पे चढ़ने के लिए, हमें वो कैलकुलेट करना है। जब एक्सेलरेटर स्टॉप्ड है तो उसको t1 टाइम लग रहा है, जब एक्सेलरेटर चल रहा है तो उसको t2 टाइम लग रहा है। अब हमसे पूछा गया है वो टाइम जिसमें एक्सेलरेटर भी चल रहा है एंड वो भी चल रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? किसी को कोई आइडिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा एक्सेलरेटर है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वर है। जब एक्सेलरेटर रुका हुआ है एंड प्रीति चल रही है तो t1 टाइम लग रहा है। जब एक्सेलरेटर चल रहा है एंड प्रीति रुकी हुई है तो t2 टाइम लग रहा है। हमसे वो टाइम पीरियड पूछा गया है जिसमें एक्सेलरेटर भी चल रहा है एंड प्रीति भी उसके ऊपर चल रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि एक्सेलरेटर की कोई डिस्टेंस x है, या कुछ भी आप एज्यूम करो, एंड वेलोसिटी एंड टाइम के रिलेशन निकालो एंड एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो हम टाइम ले सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आप डिस्टेंस को कांस्टेंट मानो एंड वेलोसिटी का यूज करो, एंड वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, एंड करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एंड फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन, t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अब ये कैसे आता है इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया था कि डिस्टेंस को फिक्स कर दो एंड वेलोसिटी के टर्म्स में आप बात करो, तो हमने क्या किया, एक्सेलरेटर जिस पे ये चल रही है उसको h मान लिया। तो जब वो चल रही है एंड एक्सेलरेटर रुका हुआ है तो वेलोसिटी है h/t1, करेक्ट। t1 टाइम बिकॉज उसको लग रहा था, एंड जब वो रुकी हुई है, एक्सेलरेटर चल रहा है, तो टाइम है हमारा t2। तो सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ वॉकिंग कैलकुलेट करी, स्पीड ऑफ एक्सेलरेटर कैलकुलेट किया। फिर हमने क्या किया, टी वो टाइम था जिसमें प्रीति भी चल रही है एंड एक्सेलरेटर भी चल रहा है, तो वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, प्रीति की वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेटर की वेलोसिटी।
एंड सिंपली हमें V1 एंड V2 की वैल्यू पुट करनी थी। ओके, एंड हमें पता है कि H/V1 T1 के इक्वल है एंड H/V2 T2 के इक्वल है। तो क्या किया हमने, इसको रेसिप्रोकल कर लिया, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर लेंगे हम। इसका रेसिप्रोकल करते ही हमें दिखा कि 1 यहाँ पर कर भी रखा है, 1/T इक्वल हो जाएगा V1/H प्लस V2/H। V1/H यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ 1/T1 प्लस और V2/H 1/T2। सो सिंप्लीफाई करके T की वैल्यू आ गई T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली सोचना था कि वेलोसिटी की टर्म्स में चीज़ों को कैलकुलेट करनी है। तो इसमें सिर्फ इस आइडिया पे वर्क करना था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, if the velocity of particle v is equals to at plus bt square where a and b are constant, velocity हमें टाइम की टर्म्स में दे दी गई है at plus bt square जहाँ पर a and b constant है, the distance traveling by it between 1 second and 2 second। ओके, जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जनरली आपसे क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से पूछा जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से क्वेश्चन आया है एंड क्वेश्चन ये है कि आपको वेलोसिटी दे दी है टाइम की टर्म्स में, आपको डिस्टेंस पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो स्टार्टिंग में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय dt। ओके, हमें x फाइंड आउट करना है एंड वेलोसिटी हमें दे रखी है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, at प्लस bt स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx बाय dt। dt को अब हम क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे। सो at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt इक्वल हो जाएगा dx। वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट होगी 1 से सेकंड तक, 2 तक, ठीक है, 1 to 2 लिमिट होगी। तो अब सिंपली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है एंड लिमिट पुट करनी है। उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए था एंड मैंने इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था मैथमेटिकल मेथड्स में। तो अगर आपने वो लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता है कि t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में कितना होता है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx को हम 0 से x अपने आप ही एज्यूम करके रखेंगे एंड इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट कैसे पुट करें वो भी हमें अच्छे से आता होगा, बिकॉज़ उसमें उस सीरीज़ में, उस क्वेश्चन पे, उस लेक्चर में हमने इससे भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस करे थे। सो इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइए कौन-सा होगा? t का इंटीग्रेशन, बिकॉज़ a कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं t स्क्वायर बाय 2 होता है। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 हो जाएगा, बिकॉज़ एक जनरल फ़ॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था वो? x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस एक कांस्टेंट c। बस यहाँ पर यही है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर कोई c कांस्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक? तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा?
सो आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। एंड करेक्ट आंसर है 3/2a प्लस 7/3b। अब कैसे आता है, आप लोगों ने उस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया होगा। ओके, वेलोसिटी एक और बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वेलोसिटी हमें at प्लस बीटी स्क्वायर दे रखा है। ओके, dx बाई dt वेलोसिटी के इक्वल होता है। हमने dt को दूसरी साइड लेके गए तो dx की ये वैल्यू आ गई at प्लस बीटी स्क्वायर इंटू dt। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आप लिमिट x1 से x2 ले सकते हैं एंड जनरली जब लिमिट नहीं दिया जाता है तो x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू x अपने आप ही एज्यूम कर लेते हैं एंड सिंपली इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dt की मल्टीप्लाई बोथ साइड और इंटीग्रेशन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिकॉज a एंड b कांस्टेंट है तो a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। हमें सिंपली इंटीग्रेट करना है a dt को 1 से 2 एंड फिर b भी एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। हमें सिंपली इंटीग्रेट करना है 1 से 2 टी स्क्वायर डी टी। एंड मैंने जो जनरल फॉर्मूला लिखा था ओके उसके अकॉर्डिंग t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाय 3। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट t की जगह पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। आई होप आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना क्लियर होगा एंड सिंपली अब इसको सॉल्व कर देना है एंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फाइनल आंसर इज 7a/2 प्लस 3a/2 प्लस 7b/3। ये हमारे पास डिस्टेंस x आ गई। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इजी था अगर आप इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं तो, बिकॉज कंप्लीटली मैथमेटिकल बेस था। आपको सिंपली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि v इक्वल्स टू dx बाई dt। उसके बाद जो बेसिक मैथमेटिक्स है जिसको हमने डिस्कस भी किया था वो आपको अप्लाई करना था, इंटीग्रेशन सॉल्व करना था नॉर्मली। तो ये अगर देखा जाए तो एक इजी क्वेश्चन में से एक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by XP, capital XP and capital XO एंड XP का फॉर्मूला है AT प्लस BT स्क्वायर, XO का फॉर्मूला है FT माइनस T स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दो कार है P एंड Q, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पे ये दोनों कार्स क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे चलती हैं एंड इनकी जो पोजीशन का फॉर्मूला है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी, किस टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे टाइम पूछा गया है, वो टाइम जिस पे वेलोसिटी ऑफ p इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ o। ओके, तो हमारे को पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पोजीशन से हम वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे एंड टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाय dt। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वेलोसिटी ऑफ p मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ o मिल जाएगा एंड दोनों को इक्वल रख के टाइम हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो आप लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो आई होप बहुतों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा एंड इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। आप में से कितनों ने इसको करेक्टली सॉल्व किया। आगे चलते हैं एंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, उनने हमें पोजीशन वेक्टर दे दिया है, हमें वेलोसिटी कम फाइंड आउट करके उनको एक दूसरे के इक्वल पुट कर देना था। तो वेलोसिटी ऑफ p इज dxp बाई dt। ओके, एंड हमारे को xp गिवन था क्या, at प्लस बीटी स्क्वायर।
सो टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा एंड टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2t हो जाएगा। ओके, सो a प्लस 2bt, ये हमारे पास वीपी आ गई। सिमिलरली हम वीओ कैलकुलेट कर लेंगे एंड क्वेश्चन में पूछा है वो टाइम जहां पर वीपी एंड वीओ इक्वल हो जाएंगे, तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल पुट कर देते हैं। टी वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं, इट मीन्स 2t को एक साइड ले आते हैं एंड a को इस साइड ले आते हैं और t हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। मैं कहना चाह रही हूँ 2bt प्लस 2b इक्वल्स टू f माइनस a हो जाएगा 2t। सो t हम कॉमन लेंगे, वो भी और हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। सो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2t और क्या हो जाएगा b प्लस 1 इक्वल्स टू f माइनस a। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास f माइनस a डिवाइडेड बाय 2t 2b प्लस 1। सो ये है फाइनल आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। हमें खाली डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए था, हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए था और अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन उन 4 फॉर्मूले से अलग नहीं देखे हैं।